तो कितनी सारी समस्याएं भारत के सामने थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में ही लगभग 2 साल के आसपास लग गए। महिलाएं अपना नाम बताने से डरती थी। लोग बोलने लग गए कि ये बहुत बड़ा जुआ खेल रहा है भारत, गैम्बल है ये। ठीक है, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन, थर्ड जनरल इलेक्शन, तीनों में कांग्रेस का डोमिनेंस क्लियर कट दिखा। सिर्फ अपर कास्ट अपर क्लास होगा तो देश की आजादी हो जाती क्या? नहीं हो पाती। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? स्वागत करता हूं आप सभी का माइंड मैप्स की सीरीज में, और पॉलिटिकल साइंस की आज दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में जोरदार जबरदस्त मजा आया सभी को। ठीक है, आप सभी का प्यार मैंने देखा और काफी ज्यादा मुझे भी खुशी हुई कि आप सभी ने बहुत अच्छे कंटेंट को अप्रिशिएट किया। तो पहला चैप्टर हमारा क्या था? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, तो बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्ट्रेट टॉपिक पे आऊंगा। ठीक है, स्ट्रेट टॉपिक पे आऊंगा। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था? 3 चैलेंजेस क्या थे? यू डी स्क्वायर, यू फॉर यूनिटी, यूनाइटेड रखना है, प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया, जोड़ा गया। डी फॉर डेमोक्रेसी और डी फॉर डेवलपमेंट। सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो दूसरा चैलेंज था, दूसरा जो डी था, यानी कि डेमोक्रेसी का। ठीक है, आजादी हमें मिल गई, अंग्रेजों के गुलाम थे हम, और हम ये सब देख रहे थे कि भैया लंदन में बैठी गोरी सरकार जो है देश चला रही है, कोई लोकतंत्र नहीं, लोगों को वोट करने का भी अधिकार नहीं था। इसीलिए जो हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी ना, उसमें हमारे लीडर्स ने इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया था कि जब हम आजाद होंगे, जब भारत आजाद होगा, तो हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार चलेगी, डेमोक्रेसी चलेगी, यानी कि ऐसी सरकार चलेगी जो लोगों द्वारा बनाई गई हो, लोग वोट करके चुनेंगे, वो सरकार चलेगी। तो सेकंड चैलेंज जो था ना, उस पे हमारा फोकस होगा कि भैया फेस्ड विद सीरियस चैलेंजेस, भारत के साथ साथ उस समय बहुत सारे अलग अलग देश आजाद हुए थे, एशिया में, अफ्रीका में, और हर एक देश की अपनी समस्या थी। हर एक देश जो है बहुत नीचे से ऊपर आना चाहता था। भारत की भी वही स्थिति थी। हमारे सामने तो भैया गरीबी, इतनी ज्यादा गरीबी, इतने ज्यादा लोग देश में अनपढ़ थे। ठीक है, ऊपर से हमारे साथ तो पार्टीशन की समस्या भी आ गई, हमारा देश टूट रहा था। तो कितनी सारी समस्याएं भारत के सामने थी, बहुत सारी समस्याएं बाकी देशों के साथ भी थी। इन सारी समस्याओं के सामने बहुत सारे देशों के जो लीडर्स थे ना, वो हार गए। उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, हम ये डेमोक्रेसी वगैरह नहीं ला पाएंगे। और उन्होंने अपने देश की जनता को धोखे में रखा कि हम 5 साल बाद डेमोक्रेसी ले आएंगे, अभी तो आजाद हुए हैं, थोड़ा सब्र कर लो, 10 साल बाद डेमोक्रेसी ले आएंगे। ऐसा करके वो देश की जनता को बेवकूफ बनाते रहे। और उन देशों में डेमोक्रेसी आई भी बाद में, तो वो वैसी नहीं आई जैसी भारत में आई। ठीक है, तो उन लोगों का कहना था कि हमारे लिए नेशनल यूनिटी, देश की एकता सबसे ऊपर है। और उन लोगों को इस बात का डर था कि अगर हम डेमोक्रेसी ले आएंगे तो डेमोक्रेसी की वजह से देश में लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, यहां मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं? उन देश के लीडर्स की जो भारत के साथ साथ आजाद हुए। ठीक है, therefore many of the countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rule. ठीक है, भारत भी अंग्रेजों से आजाद हुआ, और भी बहुत सारे देश अलग अलग, कहीं पे ब्रिटेन का कब्जा, कहीं पे फ्रांस का कब्जा, कहीं पे किसी का कब्जा, वो भी धीरे धीरे आजाद हुए। भारत में जिस तरीके की डेमोक्रेसी आई, वैसी डेमोक्रेसी आपको बाकी देशों में नहीं दिखेगी। उसका सबसे बड़ा रीजन ही यह है कि बाकी देशों के लीडर्स डर गए। उन्हें लगा कि डेमोक्रेसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, डेमोक्रेसी की वजह से क्या आ जाएंगी? डिफरेंसेस आ जाएंगी। ठीक है, लोकतंत्र जो है वो मतभेद का परिचय देगा। हिंदी में कंटेंट के लिए काफी सारे बच्चों ने बोला था, तो मैंने उनकी बात को सुनते हुए कोशिश की है जितना हिंदी में मैं यहां पे कंटेंट दे सकूं। बाकी बोल तो मैं हिंदी में रहा ही हूं। ठीक है, ये आ गया आज का हमारा धमाका, यानी कि आज का हमारा माइंड मैप। ओके, सो बहुत सारे देशों में नॉन डेमोक्रेटिक रूल आया। नॉन डेमोक्रेटिक यानी कि कुछ देशों में नॉमिनल डेमोक्रेसी आई। ठीक है, मतलब कि ऐसी डेमोक्रेसी जहां पे एक ही लीडर सबको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कुछ देशों में वन पार्टी रूल आया कि भाई एक ही पार्टी चलाएगी। अब जहां एक ही पार्टी रूल करेगी, दूसरों को आप मौका ही नहीं दोगे सरकार में आने का, तो फिर लोकतंत्र कैसा? कहीं कहीं पे डायरेक्ट आर्मी का शासन हुआ। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स ऑलवेज स्टार्टेड विद द प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी वेरी सून।
कि भैया हम बहुत जल्दी डेमोक्रेसी ला देंगे, हम वादा करते हैं जनता से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बार उनके पैर जम गए ना, तो उनको हटाना बड़ा मुश्किल हुआ। पैर जमा लेता है ना आदमी, तो फिर उसका पैर उखाड़ नहीं सकते। हाँ, जब तक पैर नहीं जमा हो तब उखाड़ दो तो उखाड़ दो, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो देखने को मिली। भारत भी इन्हीं सारे चैलेंजेस से जूझ रहा था। हमारे लीडर्स भी अगर चाहते तो बाकी देशों के लीडर्स की तरह नॉन डेमोक्रेटिक रूल अपना सकते थे। सत्ता किसको प्यारी नहीं, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं चुना। ओके, सो एनी अदर पाथ वुड हैव बीन सरप्राइजिंग। क्योंकि हमारी जो आजादी की लड़ाई थी उसमें तो हमने छाती पीट पीट के बात की थी भैया, कि हम तो डेमोक्रेसी के आइडिया को बहुत ज्यादा मानते हैं। और जब आजादी के बाद हम डेमोक्रेसी को नहीं अपनाते तो जनता क्या कहती, दुनिया के लोग क्या कहते कि देखो आजादी की लड़ाई के दौरान तो बड़ी बड़ी बातें की, और जब आजादी मिल गई तो सत्ता का स्वाद चखना चाह रहे हैं, डेमोक्रेसी से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, सो आवर लीडर्स वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के रोल को हमारे लीडर्स बखूबी समझते थे। उन्हें पता था कि कंपटीशन, पावर, ये सारी चीजें जरूर होंगी, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी का मेन मकसद होता है जनता की सेवा, पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, एंड दिस इज द रूट आवर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक। हमारे लीडर्स ने बोला कि ठीक है, पॉलिटिक्स जहां आएगी वहां कंपटीशन होगा, पॉलिटिक्स जहां आएगी वहां पावर होगा, पॉलिटिक्स जहां आएगी वहां पे गंदगी भी होगी, लेकिन अल्टीमेटली हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि हमें राजनीति का अच्छा उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। ठीक है, उस समय हमारे देश में इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, है ना। उस समय तो इलेक्शन हुआ नहीं था ना, 1947-48 के आसपास इलेक्शन तो हुआ नहीं था। अभी तक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना था। क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन बनने में ही लगभग 2 साल के आसपास लग गए। 1949 में तो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तब तक हमारे देश में इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी। ठीक है, जैसे अभी बांग्लादेश में इंटरिम सरकार चल रही है, क्योंकि अभी वहां पे इलेक्शन नहीं हुए हैं। ठीक है, शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया गया, इंटरिम सरकार चल रही है, यानी कि ऐसा समझ लो कि जब तक नई सरकार नहीं आ जाती तब तक के लिए कोई ना कोई सरकार चाहिए, तो इंटरिम गवर्नमेंट उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो अब जरूरी हो गया था कि भाई पहली सरकार देश में लाई जाए, और वो भी डेमोक्रेटिकली होनी चाहिए, यानी कि जनता द्वारा चुनी जानी चाहिए। अब एक बार इमेजिन करो, ऐसा देश, ऐसा भारत जहां पे इतने सारे लोग गरीब हैं, 2 टाइम का खाना नहीं है बेचारों के पास, इतनी ज्यादा इलिटरेसी, अनपढ़ता, ऊपर से तरसे हुए लोग, क्योंकि इतने सालों से अपने ही घर में मेहमान से भी बदतर स्थिति कर दी थी अंग्रेजों ने। ठीक है, आज इलेक्शन होता है तब इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जबकि हम 75 सालों से कराते हुए आ रहे हैं, सारा सिस्टम बना हुआ है। फिर भी अभी 2024 में इलेक्शन हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब कितना समय गया, कितना पैसा खर्चा हुआ। ठीक है, 6-7 स्टेजेस में इलेक्शन कराने पड़े, क्योंकि इतना बड़ा हमारा देश है, एक बार में आप करा नहीं सकते। तो अब 1950 में पहुंच जाओ, जब इलेक्शन कमीशन ही नहीं बना, लोगों को पता ही नहीं है इलेक्शन क्या होता है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो उन्हें आज तक वोट करने दिया ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है भाई साहब ये सब होता क्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इलेक्शन कमीशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया। अब इलेक्शन कमीशन के सामने ये चैलेंज आ गया कि भैया देश में चुनाव कराओ, देश की जनता को वोट के बारे में समझाओ, और देश की जनता को घर से निकालो ताकि वो वोट करने जाएं। एक बार इमेजिन कर लो यार उस समय की स्थिति क्या होगी, एक बार इमेजिन कर लो उस समय की परिस्थिति, लोगों का माइंड सेट क्या होगा। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे नियम कानून बना दिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो नियम बनाए हैं उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट तो आपको करना पड़ेगा। शुरू शुरू में तो हंसी मजाक भी लग रहा था, शुरू शुरू में लग रहा था कि यार कुछ महीनों में हो जाएगा, 1-2 महीने 3 महीने की बात है, इलेक्शन करा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भाई साहब चैलेंज ही चैलेंज, इतना आसान था क्या? बिल्कुल भी नहीं। पूरा देश गरीबी से जूझ रहा था। आजकल तो 1 सेकंड में इंटरनेट है, कहीं पे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास फलाना ढिमकाना है, 25 चीजें हैं, 2 सेकंड लगता है फोन करने में। फ्लाइट है, 2 घंटे लगते हैं, आप यहां से कहीं भी चले जाओ। अगर आपको यहां से अमेरिका भी जाना है तो भी आप फ्लाइट से 20-25 घंटे में पहुंच जाओगे।
उस समय 20-25 घंटे लगते थे 500 किलोमीटर जाने में। ठीक है, तो ना कम्युनिकेशन ना टेक्नोलॉजी। इलेक्शन होता है ना तो वोटर लिस्ट बनानी पड़ती है, पता है ना कि भैया कौन कौन वोट देने के लिए एलिजिबल है। उस समय थोड़ी ना वोटर लिस्ट बनी थी, वो तो पहली बार बनाई जा रही थी। इमेजिन करो, मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं कि क्या क्या चैलेंजेस आए होंगे। महिलाएं अपना नाम बताने से डरती थी। जब पहली बार घर घर जाके लोगों के नाम लिखवाए गए ना, तो बहुत सारी महिलाओं के नाम कैसे लिखे थे पता है? उसकी बुआ, उसकी मौसी, उसकी चाची, उसकी मां। इलेक्शन कमीशन ने बोला भाई उसकी बुआ, उसकी मौसी, इससे हमें कैसे पता चलेगा ये कौन है? ठीक है, गांव में आज भी महिलाएं नाम बताने से कतराती हैं, तो आज से 75 साल पहले की स्थिति इमेजिन कर लो। तो दोबारा इलेक्टोरल रोल बनाया गया, उन सारी लेडीजों के नाम लिखवाने के लिए फिर से ऑफिशियल्स गए घर घर, बिना किसी कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के। उस समय कोई क्रेटा और इनोवा नहीं चलती थी कि 2 सेकंड में कार में पहुंच गए। ठीक है, तो पहला जनरल इलेक्शन हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे गरीब देश का, हमारे अनपढ़ देश का बहुत बड़ा टेस्ट था। ऊपर से हम लेके आ रहे थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ये क्या होता है पता ही है? इसका मतलब होता है कि एवरीवन कैन वोट। एक एज लिमिट बता दी जाती, जैसे अभी 18 साल है, 18 से ऊपर का हर एक व्यक्ति वोट कर सकता है। उस समय एज लिमिट 21 साल थी, 18 बाद में हुई है 1989 में। ये अगर नहीं पता तो ये याद रख लेना, ठीक है? हालांकि 11th में बताया हुआ है सब। उस समय 21 साल थी, तो हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अपनाने का सोचा, यानी कि हमने बोला हर कोई वोट देगा। यार दुनिया मजाक उड़ाने लग गई भारत का। दुनिया बोलने लग गई अरे यार इतना गरीब देश अभी आजाद हुआ है, बहुत हवा में उड़ रहा है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि देश के वो लोग जिनको ABCD काला अक्षर भैंस बराबर है, वो लोग वोट देंगे और वो लोग सरकार बनाएंगे। लोग बोलने लग गए कि जवाहरलाल नेहरू पछताएंगे। लोग बोलने लग गए कि जवाहरलाल नेहरू का ये सबसे बड़ा फेलियर होगा, सरकार का ये सबसे बड़ा फेलियर होगा। आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आगे आने वाली जो जनरेशंस हैं, वो गाली देंगी सरकारों को। वो बोलेंगे कि ये क्या कर दिया हमारे साथ, ये किस तरीके का हमारे साथ हंसी मजाक किया गया है। जब उन्हें दिखेगा कि उन लोगों ने वोट दिया था जिनको तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया का। हर कोई मजाक बनाने लग गया, और इस मजाक के पीछे एक सोच थी, और वो सोच क्या थी पता है? उस समय तक डेमोक्रेसी सिर्फ उन देशों में एग्जिस्ट करती थी जो बड़े ही पैसे वाले देश हुआ करते थे, एकदम सोफिस्टिकेटेड रईस रिच देश, यूरोप के, अमेरिका के देश। ठीक है, इवन उस समय अगर आप देखोगे तो यूरोप के कई सारे देश ऐसे थे जिन्होंने सारी महिलाओं को वोटिंग राइट्स तक नहीं दी थी। तो लोग बोलने लग गए कि जब यूरोप के रईस अमीर देश सारी महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे, तो ये कल का आया भारत जो कि आजादी हमसे हुआ है, अभी तक हमारा ही गुलाम था, ये सारी महिलाओं को राइट देने वाला कौन होता है? ये कैसे कर पाएगा? बहुत मजाक उड़ा, बहुत लोग बोलने लग गए कि ये बहुत बड़ा जुआ खेल रहा है भारत, गैम्बल है ये। ठीक है, हर कोई भारत के फेल होने का क्या करने लग गया? इंतजार करने लग गया। माइंड मैप्स आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक रूल आपको बता दिया, कुछ फैक्ट्स यहां पे देख लो। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 जो डेट प्रियम्बल में लिखी हुई है, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। उस पे साइन हुआ सबका 24 जनवरी 1950, और वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं हर साल, गणतंत्र दिवस। ठीक है, ये फैक्ट्स याद रख लेना है। प्रियम्बल में जो डेट लिखी है वो डेट 26 जनवरी नहीं है, वो 26 नवंबर 1949 है। ठीक है, हमने 2 महीने का वेट किया, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। ओके, इलेक्शन कमीशन 1950 जनवरी में बना, और देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन जी। ये याद रख लेना, ये भूलना नहीं। रही बात चैलेंजेस की, माइंड मैप्स में सब मिलेगा, सिर्फ 15%। अगर मैं एलिजिबल वोटर्स की बात करूं तो अगर मान लो कि 100 लोग वोट करने वाले हैं, तो 100 में से सिर्फ 15 पढ़े लिखे थे, बाकी 85 अनपढ़। यह स्थिति थी भारत की।
आज तो हमें पता है ना कि हमारे देश में इतनी सारी लोकसभा की सीटें हैं, इतनी सारी हर एक स्टेट में विधानसभा की सीटें हैं। भाई बनारस की सीट यहां से यहां तक उसकी बाउंड्री होगी, गोरखपुर की सीट यहां से यहां तक उसकी बाउंड्री होगी, हमें पता है क्योंकि अब सारी बाउंड्रीज वगैरह सब बना दी गई हैं। 1950 में पहली बार जब इलेक्शन हो रहा था, क्या बाउंड्री बना दी गई थी? बिल्कुल भी नहीं भैया, सब कुछ जीरो से करना था। तो ये एक चैलेंज था, इलेक्टोरल रोल तैयार करना था। 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, 17 करोड़, 3200 एमएलए और 489 लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन करना था इतने बड़े देश में। इमेजिन द स्थिति, इमेजिन कर लो आप चैलेंज। इलेक्शन कमीशन को लगभग 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन करना पड़ा था, 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन करना पड़ा था कि भैया इलेक्शन जो है ना स्मूथली बढ़िया से तुम लोग करवा दो। ओपिनियंस आप देख सकते हो जो मैंने अभी आपको बता दिया। कुछ लोग कहने लग गए बिगेस्ट गैम्बल है, जवाहरलाल नेहरू जो है अपने जीते जी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का फेलियर देखेंगे। फ्यूचर की जो जनरेशंस होंगी, जो थोड़ी सी ज्यादा समझदार होंगी, ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी, वो जो है ना इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा मतलब अप्रिशिएट नहीं करेंगी। वो देखेंगी जब कि भैया हमारे से 15 साल पहले देश के अनपढ़ लोगों ने वोट दे के सरकार बनाई थी, तो उन्हें लगेगा कि भाई ये हमारे साथ कैसा मजाक हुआ है। ठीक है, भारत में कंडीशंस नॉट वेरी डिफरेंट। ठीक है, लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ, और बेसिकली उन्होंने पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम के तौर पे नहीं देखा बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तौर पे देखा। ठीक है, तो इस एक स्लाइड के इस माइंड मैप में आपको फैक्ट्स भी मिल गए बच्चों। भारत को इलेक्शन के समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ गए, क्या क्या ओपिनियन लोगों की थी, क्या क्या स्थिति थी देश में, और जिन देशों में नॉन डेमोक्रेटिक रूल रहा उनका क्या हाल था। सारा कुछ एक माइंड मैप में। यह है क्वालिटी कंटेंट पॉलिटिकल साइंस का, जो कि आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब में आपको इस क्वालिटी का कंटेंट नहीं मिलेगा। आपका सहयोग, आपका प्यार, आपकी अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा नीडेड है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचा सकूं मैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लोगों ने गालियां देनी शुरू की, बहुत सारा कुछ हुआ, मजाक बनना चालू हो गया, लेकिन अल्टीमेटली देश ने पहला इलेक्शन कराया। वोटर लिस्ट तैयार हुई। ठीक है, 21 साल से ऊपर के व्यक्तियों के नाम बनाए गए। इलेक्शन कैंपेन देश में शुरू हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो चुनाव में कैंपेन करती है ना, हमें वोट दो, ये वो सारा कुछ शुरू हो गया। 6 महीने तक लगभग ये चला। अब यहां पे एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है वो मैं आपको बता देता हूं। बच्चों को लगता है कि हमारा इलेक्शन 1952 में हुआ था, क्योंकि 1952 इलेक्शंस बोलते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। इलेक्शन की शुरुआत बच्चों हो गई थी 1951 अक्टूबर से। इलेक्शन चला था फरवरी 1952 तक। इसीलिए इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ अगर कोई पूछे तो आंसर दे देना है 51 52, ऐसे आंसर देना है। तो सर 52 का इलेक्शन क्यों कहते हैं? 52 का इलेक्शन आम भाषा में इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्ट प्लेसेस में, देश के ज्यादातर हिस्सों में जो चुनाव थे वो 1952 में हुए थे। ज्यादातर देश की जनता ने 1952 में वोट किया था एज कंपेयर टू 1951, इसीलिए 1952 का इलेक्शन हम कह देते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि अक्टूबर 1951 से इलेक्शन शुरू हो गए थे। 2 बार इलेक्शन को पोस्टपोन करना पड़ा। पहले चालू हुआ, कुछ समस्याएं आई, पोस्टपोन हुआ, फिर चालू हुआ, पोस्टपोन हुआ, तब जाके अक्टूबर 1951 में फाइनल हम इलेक्शन करवा पाए थे। तो जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है ना, तो इतने सारे लफड़े होते हैं, इतने सारे चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई, एक चीज आपको समझ में आ गई। फाइनली 1952 में इलेक्शन हुआ। जितने भी लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, सबके मुंह पे तमाचा मारा देश की जनता ने, देश की उसी अनपढ़ जनता ने। और देश की जनता ने दिखा दिया कि तुम चाहो तो क्या नहीं हो सकता, तुम चाहो तो पत्थर क्यों नहीं टूट सकता, और तुम चाहो तो आसमान में सुराख क्यों नहीं कर सकते। देश की जनता ने बोला अनपढ़ हैं तो क्या हुआ, यूरोपियंस जैसे रिच नहीं है तो क्या हो गया, दीन दुनिया की तो खबर रखते हैं, इतना तो पता है ना किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं। देश में चुनाव हुए बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी हो हल्ले के, बिना किसी इसने गलत कर दिया उसने गलत कर दिया,
बिना किसी इन सारी चीजों के देश में चुनाव हुआ, भारत में लोकतंत्र सक्सेसफुली स्टैब्लिश हुआ। लोगों ने एकदम इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया, एकदम जोर शोर से, बैंड बाजों के साथ, धूम धड़ाकों के साथ लोगों ने पार्टिसिपेट इलेक्शन में किया। ठीक है, टफ कंटेस्ट दिखा, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जो इलेक्शन हुए, टफ कंटेस्ट जरूर देखने को मिला था कई कई जगहों पे। जो कैंडिडेट हारा था उसने भी कोई रोना धोना नहीं मचाया कि यार वोटिंग गलत हो गई, फिर से काउंटिंग करा लो, मेरे साथ चीटिंग हो गई। ना ना ना, कुछ नहीं, एकदम स्पोर्टिंगली लिया कि कोई बात नहीं, हम हार गए, बेटर वन जीत गया, जो कि दिखाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ठीक है, सो इंडियन पीपल कैरिड आउट दिस इलेक्शन एक्सपेरिमेंट वेल। और जितने भी क्रिटिक्स थे, जितने भी लोग कह रहे थे कि देश में चुनाव नहीं हो पाएगा अच्छे से, सबके मुंह पे ताला मार दिया, सबके मुंह पे। ठीक है, ऑन एन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स वर देयर फॉर ईच सीट। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर सीट में लगभग 3-4 कैंडिडेट के बीच में मुकाबला हो ही रहा था, तो कॉम्पिटिटिव था इलेक्शन। लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन की अगर मैं बात करूं तो जितने एलिजिबल वोटर्स थे उसमें से 50% से ज्यादा लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। बहुत बड़ी बात थी बच्चों। आपको आज लग सकता है कि सर सिर्फ 50% लोगों ने पार्टिसिपेट किया, फिर भी आप इसको बहुत ज्यादा अच्छा बोल रहे हो। 1950 में एक बार चले जाओ यार, एक बार 1950 में चले जाओ, जब आज 2024 चल रहा है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। 2024 के इलेक्शन में कितने परसेंटेज वोट हुई? क्लोज टू 70। तो जब आज के युग में जब सबको सब पता है 70% वोट हो रहा है, तो आज से 75 साल पहले जब किसी को कुछ नहीं पता था यार, स्मार्टफोन कंप्यूटर तो भूल जाओ, इंटरनेट तो भूल जाओ यार, अगर 50% तब वोट कर दिया यानी कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो 1952 का भारत का जनरल इलेक्शन एक लैंडमार्क साबित हुआ। दुनिया के बाकी देशों ने भी देखा कि लोकतंत्र जब भारत जैसे देश में आ सकता है जहां पे इतनी ज्यादा जनता है, तो हमारे देशों में क्यों नहीं आ सकता। खास करके साउथ अफ्रीका को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली इससे। नेल्सन मंडेला वहां एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे, 11वीं में पढ़ा है ना, अपार्थीड का। तो जब वो अपार्थीड खत्म हुआ, बाद में वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, तो भारत का एक बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल टू आर्ग्यू कि भैया डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिर्फ उन्हीं जगह पे हो सकता है जहां पे गरीबी नहीं है, जहां पे पढ़ाई लिखाई बढ़िया है। ना ना ना, अब भारत ने तो करके दिखा दिया, अब कैसे बोलोगे ये चीज। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया भैया कि डेमोक्रेसी कहीं पे भी प्रैक्टिस की जा सकती है। आ गया दूसरा माइंड मैप इसी चैप्टर का। कांग्रेस ने इलेक्शन के रिजल्ट की बात करेंगे। अब चैप्टर का नाम क्या है? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो अभी तक तो 22 मिनट में क्या देख लिया? 22 मिनट में आपने देख लिया कि कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े, किन मुश्किलों का सामना किया, और पहला इलेक्शन देश में कराया गया। फाइन, अब आते हैं इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर। सीधी सी बात है ना यार, एक पार्टी उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 से बनी हुई, जो कि देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है, जिसमें इतने बड़े बड़े नेता हैं, नेहरू और गांधी और पता नहीं कौन कौन, वल्लभ भाई पटेल। तो जब इलेक्शन होगा तो जनता किसको वोट देगी यार? कांग्रेस को ही ना वोट देगी, दूसरे पार्टी को कैसे वोट देगी? जब कोई मुझसे पूछता है ना कि कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस कैसे था, तो और किस पार्टी का डोमिनेंस होगा भाई? कांग्रेस का ही डोमिनेंस होगा ना। जब आज तक लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी, जब आज तक लोगों को यह ध्यान है, तो आज से 75 साल पहले तो ताजा ताजा हमें आजादी मिली थी। तब तो लोगों के दिमाग में ताजा ताजा था कि यार यही लोग हैं, अगर ये नहीं रहते तो हम तो अभी तक गुलाम रहते, ये सोच थी। तो अल्टीमेटली कांग्रेस का डोमिनेंस तो दिखना ही था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जीत एक्सपेक्टेड थी। 364 आउट ऑफ 489 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। सेकंड नंबर में कौन आया? कम्युनिस्ट पार्टी। कितनी सीटों के साथ? 16 सीटों के साथ। अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है ना, उस समय जब फर्स्ट टाइम देश में इलेक्शन कराया गया तो वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, यानी कि पूरे देश में लोकसभा इलेक्शन और हर स्टेट के इलेक्शन एक साथ हुए। ठीक है, हर इलेक्शन के हर स्टेट के इलेक्शन एक साथ हुए। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन में भी जबरदस्त सीटें हासिल की, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, और लगभग हर एक स्टेट में कांग्रेस की ही सरकार थी। कहीं चले जाओ आपको कांग्रेस की ही सरकार दिखेगी, कहीं चले जाओ आपको कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री दिखेगा।
कहीं चले जाओ आपको कांग्रेस का ही मंत्री दिखेगा। ऐसा था कांग्रेस का डोमिनेंस। ठीक है, सो जवाहरलाल नेहरू पहले देश के प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद जो सेकंड और थर्ड इलेक्शन हुए उसमें भी कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिली। सेकंड इलेक्शन में 371, थर्ड इलेक्शन में 361, यानी कि यहां पे भी लगभग 3/4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के ला रही थी। जो सेकंड नंबर में पार्टियां आ रही थी उनको कांग्रेस से 1/10 सीटें भी नहीं मिल रही थी। यानी कि अगर कांग्रेस की 370 है तो 370 का 1/10 कितना होता है? 37। तो जो दूसरे नंबर में पार्टी थी उसको 37 सीट भी नहीं मिल रही थी यार, 37 सीट भी नहीं मिल रही थी। मतलब कहां 370, कहां 37 भी नहीं। मतलब आप यहां पे देख लो ना, कांग्रेस को मिली थी 364 फर्स्ट इलेक्शन में, सेकंड नंबर में जिसको मिली थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसका नंबर देख लो 16। यही तो डोमिनेंस है। ऐसा होता ना कि कांग्रेस के 350 हैं, सेकंड वाले के 250 हैं, तो बोलते ठीक है यार अच्छी फाइट थी। लेकिन यहां तो 364 और 16 कोई मुकाबला ही नहीं है यार, इसीलिए डोमिनेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन, थर्ड जनरल इलेक्शन, तीनों में कांग्रेस का डोमिनेंस क्लियर कट दिखा। 1957 में एक केस दिया हुआ है इस चैप्टर में। स्टेट के इलेक्शन भी हो ही रहे थे साथ साथ, कांग्रेस लगभग हर स्टेट में इलेक्शन जीत भी रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसके 16 सीटें आई थी फर्स्ट इलेक्शन में, उसका इंफ्लुएंस बाकी पार्टियों से थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए वो सेकंड नंबर में थी। चाहे 16 सीटों के साथ ही थी लेकिन सेकंड नंबर में वही थी। तो जब वो पार्टी सेंट्रल इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में सेकंड आ रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि जहां की वो पार्टी है, जिस पर्टिकुलर स्टेट की, वहां तो वो अच्छा परफॉर्म कर ही रही होगी। अल्टीमेटली केरला की वो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1957 में जो इलेक्शन हुए केरला में, स्टेट वाले, 52 में फर्स्ट टाइम, 5 साल बाद 57 में सेकंड टाइम, ठीक है, वहां कांग्रेस पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ने हरा दिया और सीपीआई की सरकार पहली बार बनी। आउट ऑफ 126, 60 सीटें सीपीआई लेके आई। बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के सपोर्ट के साथ उन्होंने सरकार बना ली। तो पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हो रहा था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के द्वारा कोई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जीत के आ रही थी। कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हुआ, कांग्रेस ने बोला ऐसे कैसे ये हमें हरा देंगे। कांग्रेस ने प्रेसिडेंट रूल का बहाना बनाया और कांग्रेस ने इस सरकार को उखाड़ फेंका 1959 में। ठीक है, सो 1959 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने कम्युनिस्ट सरकार को डिसमिस किया, जिसकी बहुत आलोचना हुई कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का मिसयूज कर रही है। ठीक है, हो गई बात क्लियर कट। नाउ ये मैप आप देख सकते हो, इस मैप से आपको अंदाजा लग जाएगा। येलो यानी कि कांग्रेस। अब देख लो ये भारत है और कांग्रेस कहां कहां है और कहां नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस दिख रही है, ये कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार एक आ गई थी। और ऊपर में जम्मू कश्मीर साइड तो चलो अब्दुल्ला लोग सरकार अपनी चला रहे थे, बाकी पूरे देश में आपको कांग्रेस दिख रही है ना। ये था कांग्रेस का वर्चस्व, ये था कांग्रेस का प्रभुत्व, ये था कांग्रेस का डोमिनेंस। ठीक है, रीजन क्या है? पुरानी पार्टी, सबसे आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका, लोगों के मन में छपा हुआ। और क्योंकि आजादी की लड़ाई भी कोई अपने आप में हंसी मजाक तो था नहीं, इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अपने मेंबर्स, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्प्रेड किया हुआ था ताकि लोगों को हर जगह वो इकट्ठा कर सके, जागरूक कर सके अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन था पूरे देश में स्प्रेड था। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जब इलेक्शन हुआ ना 51, 52 में, तो कांग्रेस को कोई एकदम अलग से मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी पिछले कितने सालों से मेहनत करते हुए आ रही थी आजादी के लिए। तो उनका सारा कुछ ऑलरेडी सेट था, वो इलेक्शन मोड में ही थे इतने सालों से, आप ये मान लो। ठीक है, लेकिन जो बाकी पार्टीज थी जो कांग्रेस के साथ लड़ रही थी, नई नई पार्टी, कोई 2 साल पहले बनी, कोई 4 साल पहले बनी, अब वो कांग्रेस को कैसे टक्कर देती, खुद इमेजिन कर लो। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल की लिगेसी, देन उसके बाद जैसा कि मैंने बताया गांधी, नेहरू, पटेल, ग्रेट कैरिस्मेटिक लीडर्स इनके साथ जुड़े हुए, तो लोगों के मन में एक अलग ही इमेज थी। और लगभग अमीर हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, कोई हो, किसी भी मतलब आइडियोलॉजी का हो, कांग्रेस को ही सपोर्ट करता था। ठीक है, कांग्रेस को ही सपोर्ट करता था। तो अल्टीमेटली कांग्रेस का जो रूल था ना,
वो वन पार्टी का जो डोमिनेंस था, ऐसा नहीं था कि दुनिया के और किसी देश में ऐसा डोमिनेंस नहीं हुआ है। बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो चाइना है, क्यूबा है, सीरिया है, देन उसके बाद बेलारूस है, म्यांमार है। बहुत सारे देश है जहां पे एक पार्टी की डोमिनेंस हमें दिखी। लेकिन इंडिया में जो एक पार्टी की डोमिनेंस दिखी, और इनमें डिफरेंस ये था कि इंडिया में वो डोमिनेंस लोगों ने लाया था, यानी कि डेमोक्रेटिकली आया था, है ना। कांग्रेस पार्टी कोई जोर जबरदस्ती से सरकार में नहीं आई थी, लोग वोट देके कांग्रेस को जिता रहे थे। जबकि बाकी जो देशों का मैंने एग्जांपल दिया वहां ऐसा नहीं था, वहां कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती से वन पार्टी रूल चल रहा था, जो कि भारत में नहीं था। यह डिफरेंस था, ठीक है। कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन की अगर मैं बात कर लेता हूं, जो कि एक टॉपिक है आपका इस चैप्टर में, कि भैया कांग्रेस पार्टी एक ऐसा रेनबो बन गई, एक ऐसा 7 कलर का रेनबो जिसमें अलग अलग रंग होते हैं ना, वैसी कांग्रेस पार्टी बन गई। कांग्रेस पार्टी अगर आप हिस्ट्री देखोगे, 1885 में जब ये पार्टी बनी थी, तो शुरू में ये एक प्रेशर ग्रुप थी, जो कि अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बनाते थे, ताकि अंग्रेज जो है अपने लॉज, अपने पॉलिसीज पे सुधार कर सके और इंडियंस के लिए बेटर बना सके, ठीक है। तो 1885 में ये एक प्रेशर ग्रुप थी, इसमें पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग शामिल थे, जो रिच थे। धीरे धीरे ये पार्टी जो है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी के टुवर्ड्स चेंज होती चली गई, जब इसने मास मूवमेंट में अपने आप को घुसाया, ठीक है। सो दिस लेड द बेसिस फॉर इट्स इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन टू अ मास पॉलिटिकल पार्टी, और अल्टीमेटली पॉलिटिकल मूवमेंट में ये घुसती चली गई। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी की तरह शुरुआत हुई थी कांग्रेस की, जिसमें कि पढ़े लिखे अपर कास्ट, इंग्लिश बोलने वाले अपर मिडिल क्लास, यानी कि जो वीआईपी एलिट टाइप के लोग होते हैं, वो थे शुरू में। लेकिन धीरे धीरे जब कांग्रेस आजादी की लड़ाई में और ज्यादा घुसती चली गई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सब पढ़ा है ना हिस्ट्री में, हर एक मूवमेंट के साथ साथ कांग्रेस के बेस में, कांग्रेस के कहीं ना कहीं, अगर मैं काडर में, कांग्रेस के अगर मैं बात करता हूं कांग्रेस पार्टी के स्ट्रक्चर में, हर तरीके के लोगों की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई। क्योंकि देश की आजादी में सिर्फ अपर मिडिल क्लास अंग्रेजी बोलने वाले आएंगे तो नहीं होगा ना, देश का गरीब वर्ग आएगा, देश की छोटी, मतलब जितने भी अगर मैं छोटे क्लास की बात कर लूं, छोटी कास्ट की बात कर लूं, वो आएंगे, तब होगा ना। सिर्फ अपर कास्ट अपर क्लास होगा तो देश की आजादी हो जाती क्या? नहीं हो पाती। तो कांग्रेस ने हर एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ अपना जो सोशल बेस था उसको वाइडन अप किया। इसमें डाइवर्स ग्रुप्स आने लग गए, जिनके इंटरेस्ट एक दूसरे से नहीं भी मिलते थे, लेकिन वो कांग्रेस के साथ थे, ठीक है। पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर्स, ओनर्स, मतलब आप देख लो, किसान भी और इंडस्ट्री वाला भी, ठीक है। देन गांव वाला भी, शहर वाला भी, फैक्ट्री में काम करने वाला भी, फैक्ट्री का मालिक भी, ठीक है। मिडिल, लोअर, अपर क्लास, कास्ट, सारे के सारे कांग्रेस में आने लग गए, क्योंकि देश की आजादी है भैया, देश की आजादी तो सभी को चाहिए ना, ठीक है। और धीरे धीरे इसकी जो लीडरशिप है वो भी एक्सपैंड होने लग गई, एंड इट एक्सपैंडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट एंड अपर क्लास प्रोफेशनल्स टू एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स विद अ रूरल ओरिएंटेशन, ठीक है। शुरू में यह था कि कांग्रेस के लीडर वही लोग थे जो अपर क्लास हैं, एकदम पढ़े लिखे एलिट, लेकिन धीरे धीरे रूरल बैकग्राउंड वाले, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड वाले लोग भी कांग्रेस की लीडरशिप का हिस्सा बनने लगे। और आजादी के समय तक कांग्रेस एक ऐसे रेनबो में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिसमें कि आप कह सकते हो भारत की डायवर्सिटी दिख रही थी। जैसे हमारे देश में हर तरीके के लोग हैं ना, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, अपर कास्ट भी, लोअर कास्ट भी, हर भाषा बोलने वाला व्यक्ति, वो कांग्रेस में शामिल धीरे धीरे हो चुका था, ठीक है। इसीलिए कांग्रेस को एक सोशल और एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन कहा जाता है, ठीक है। सो कांग्रेस पार्टी में हर तरीके के सोच का व्यक्ति, हर तरीके की सोच का व्यक्ति, रिवॉल्यूशनरी भी, कंजर्वेटिव भी, पैसिफिस्ट भी, रेडिकल भी, एक्सट्रीमिस्ट भी, मतलब हर तरीके की सोच वाला कांग्रेस पार्टी का हिस्सा था। कांग्रेस एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह बन गई थी कि लोगों को लगता था कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना है, चलो कांग्रेस में आ जाओ। आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करना है, चलो कांग्रेस में आ जाओ। कांग्रेस एक ऐसा लॉन्च व्हीकल, एक स्टार्टअप की तरह ट्रीट होने लग गई। अगर मैं आज की भाषा में बताऊं कि भाई ये करना है तो चलो यहीं आना पड़ेगा, ठीक है। सो इट बिकेम अ प्लेटफॉर्म, and in pre-independence days many organizations and parties with their own constitution and organizational structures were allowed to exist within the Congress.
तो आजादी के पहले क्या था ना कि जैसे अलग अलग छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका अपना स्ट्रक्चर है, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन वो भी कांग्रेस के ही भीतर हैं। उनकी सोच कांग्रेस से अलग है, लेकिन है कांग्रेस के ही अंदर। वो ऐसा स्ट्रक्चर चलता था, क्योंकि कांग्रेस में डुअल मेंबरशिप अलाउड थी। कांग्रेस की लीडरशिप ने यह बोला हुआ था कि अगर तुमको हमारी सोच से खिलाफत भी है ना, अगर तुम हमारी सोच से इत्तेफाक नहीं रखते, अगर तुम्हें हमारी सोच पसंद नहीं आ रही, तो भी कोई बात नहीं, तुम्हें पूरा हक है, तुम हमें क्रिटिसाइज करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इमेजिन कर लो ना कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर वो लोग भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जा रहे। आपको लगेगा कि सर ये तो उस ऑर्गेनाइजेशन के डूबने का कारण बन सकता है कि उसी के अंदर उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग रह रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कांग्रेस के लिए वीकनेस की जगह स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गया। कैसे? वो ऐसे कि कांग्रेस की जो भी गलतियां थी, कांग्रेस की लीडरशिप की सोच में जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग अंदर ही थे, कांग्रेस के ही। तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ रही थी इलेक्शन में, उनको तो कोई मतलब वैल्यू कर ही नहीं रहा था ना, क्योंकि वो जो भी बोलते, वो बोलने वाले तो ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर भी लोग हैं। आप समझ रहे हो? मतलब मेरे साथ अगर 4 लोग हैं, उनमें से 2 मुझे गाली देते हैं, लेकिन वो मेरे साथ ही हैं, मुझे छोड़ के नहीं जा रहे, तो ऐसे में कोई बाहर से मुझे गाली देगा, उसकी क्या वैल्यू रहेगी? क्योंकि मुझे गाली देने वाले तो मेरे साथ ऑलरेडी हैं भाई, और उनकी गालियां सुन के मैं अपने आप को ठीक कर भी रहा हूं, तो दूसरों की गालियों से क्या फर्क? ये स्ट्रेंथ कांग्रेस की हो गई बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है? सो मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स ऑफ द कांग्रेस वर मेड अप ऑफ न्यूमरस फैक्शंस। छोटा छोटा ग्रुप था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही अंदर। ठीक है? दूसरे पार्टी वाले इन ग्रुप को बहलाने फुसलाने की कोशिश करते थे कि तुम हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि तुमको तो कांग्रेस की लीडरशिप की सोच पसंद नहीं आ रही। ठीक है? तो ये सब चलता था। फाइन। चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग, ये एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है कि भाई पहले जब बैलेट पेपर शुरू हुआ, जब मतलब इलेक्शन शुरू हुआ 51 52 में, तो पहले क्या होता था कि जैसे 4 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो 4 बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4, ये कैंडिडेट ए का, ये बी का, ये सी का, ये डी का। अब मान लो मैं वोट करने जा रहा हूं, तो मेरे हाथ में एक पर्ची है, मान लो मुझे सी को वोट करना है, तो मैं सी के डिब्बे में उस पर्ची को घुसा दूंगा, आखिरी में काउंट हो जाएगी कि किसके डिब्बे में ज्यादा पर्चियां हैं, वो जीत जाएगा। ऐसे होता था, लेकिन फिर धीरे से चेंज हुआ, और चेंज होके ये वाला सिस्टम आ गया। इसमें क्या होता था, कैंडिडेट का नाम और उसके पार्टी का सिंबल लिखा होता था। मैं वोट करने गया, मान लो मुझे इसको वोट करना है, तो मैंने यहां पे स्टांप मार दिया। ठीक है? पहले ये, फिर ये, और अब बाद में आ गया ईवीएम। बटन होती है, कैंडिडेट का नाम, पार्टी का नाम होता है, उसके आगे बटन होता है, आप बटन दबाओगे, आपका वोट रजिस्टर हो गया। ठीक है? सो बाय 2004 द इंटायर कंट्री हैड शिफ्टेड टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम। फाइन। ये आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया कि बीच में ऐसा हो गया, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, और मुझे जिसमें वोट देना मैंने उस पर स्टाम्प मार दिया। ठीक है? ये भी आपके लिए मैंने एक बढ़िया सा एक डिस्क्रिप्शन भेजा हुआ है, जो कि आप देख सकते हो कैसे इवॉल्व हुई चीजें, कि पहले आप बैलेट बॉक्स में जाके पर्ची डालते थे, फिर उसके बाद ऐसा सिस्टम आया जिसमें आपको थप्पा मारना होता था, और फिर बाद में बटन का सिस्टम आ गया। ठीक है? तो मेहनत की जा रही है बच्चों, ताकि कंटेंट आपके लिए जबरदस्त, इंटरेस्टिंग, जोरदार, मजेदार बन जाए। अब क्योंकि ये माइंड मैप्स है ना यार, रिवीजन की तरह से इसको लो, पूरा चैप्टर डिटेल में एकदम थावस के साथ यहां पे मैं नहीं करा सकता, उसके लिए बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं, वहां आप बिल्कुल क्लासेस देख सकते हैं। अब इस चैप्टर में आखिरी में आपने देखा होगा बॉक्सेस में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लिखा हुआ है, ये राहुल सर स्पेशल सेगमेंट है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में छोटा छोटा यहाँ पे बताने की कोशिश की है। जैसे सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1934 में, कांग्रेस के ही अंदर के लोगों ने 1934 में ये पार्टी बना ली। ये पार्टी कांग्रेस के ही अंदर रही 14 साल तक। 1948 में जब कांग्रेस ने बोला कि अब हम ये सिस्टम नहीं बर्दाश्त करेंगे, अगर तुमको कांग्रेस के अंदर रहना है तो कांग्रेस के ही अंदर रहना पड़ेगा, दूसरी पार्टी बना के तुम नहीं रह सकते।
तब ये पार्टी अलग बनी 1948 में और इसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे आचार्य नरेंद्र देव और बाकी मेन लीडर्स के नाम यहां पे मैंने लिखे हुए हैं, राम मनोहर लोहिया, जेपी, अशोक मेहता, एसएम जोशी, अच्युत पटवर्धन। तो क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, ठीक है। मेन लीडर्स दे दिया जाएगा एक साइड में, दूसरे साइड में पॉलिटिकल पार्टीज का नाम दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा मैच करो कि ये कौन सी पार्टी का है, ये कौन सी पार्टी का है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि आपको ये ध्यान रखना है कि मेन लीडर्स और कौन कौन सी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने इनके थॉट्स और जो भी इनसे रिलेटेड खास बातें हैं वो नोट्स में मेंशन कर दी है। ये है उनके फेमस लीडर्स आचार्य नरेंद्र देव, इनके बारे में जो बॉक्स में लिखा है वो भी एक बार पढ़ लेना। उसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो 1935 तक बेसिकली कांग्रेस के ही भीतर थी, 1941 में ये अलग हो गई, ठीक है। इसके चीफ लीडर्स हैं ईएमएस नंबूद्रीपद, पीसी जोशी, अजय घोष, ए.के. गोपालन, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे भारतीय जनसंघ, आज जो बीजेपी है उसकी सबसे पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनसंघ, तो ये 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित की गई थी। इसके बारे में भी आप यहाँ पे मेन लीडर्स के नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं, बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और एक और पॉलिटिकल पार्टी स्वतंत्र पार्टी जिसको बनाया था सी राजगोपालाचारी ने 1959 में, इनके बारे में भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है इन द राहुल सर स्पेशल सेगमेंट, ठीक है। 3 सवाल पिछले लेक्चर में मैंने सवाल पूछा था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कौन से ईयर में अपॉइंट हुआ था, बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने 1953 बिल्कुल सही आंसर है। और नेहरू की स्पीच का मैंने पूछा था, तो ट्रेस्ड विद डेस्टिनी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो 3 सवाल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि कैसा लग रहा है आपको माइंड मैप का ये हमारा इनिशिएटिव और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस। नाउ हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, 4 ऑप्शंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन डैश, कब लागू हुआ, 4 ऑप्शंस हैं। और कांग्रेस पार्टी ने फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कितनी सीटें जीती, 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन में बच्चों देने हैं, ठीक है। तो ये हमारे माइंड मैप्स हैं। माइंड मैप्स के थ्रू आप देख सकते हो कि हमारा, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात कर लूं तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। और फिर उसके बाद एरा ऑफ वन पार्टी, सेकेंड चैप्टर। तो मेजर टॉपिक इसमें क्या क्या है, इसमें मेजर टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, जिसमें आपको पढ़ना है कि भाई कैसे कैसे लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स जो है इंडिया में डिवाइड हुए। फिर उसके बाद टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें आप देखोगे कि भाई कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे हैदराबाद, मणिपुर, उनको कैसे इंडिया का हिस्सा बनाया गया। उसके अलावा इसमें पार्टीशन की थोड़ी सी समस्या कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमें, ये मेजर टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर की मेजर टॉपिक्स की अगर मैं बात कर लूं तो क्या क्या चैलेंज हमें फेस करने पड़े फर्स्ट इलेक्शन कराते समय, देन उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड इलेक्शन में कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर आप देखोगे लास्ट में तो कांग्रेस का जो सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिशन वाली चीज जो मैंने एनालाइज करी आखिरी में, और सबसे लास्ट में आ जाता है आपका पॉलिटिकल पार्टीज और मेन लीडर्स, ठीक है। ये आपके 2 चैप्टर बच्चों माइंड मैप्स के माध्यम से कवर हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत पसंद करेंगे। वीडियो लाइक जरूर करना अगर अच्छा लगा, और कमेंट सेक्शन में बताना। हर वीडियो में मैं चाहूंगा कि आपके साइड से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आए कि सर ये और करो, सर ये वो करो, और ये ऐड करो, ताकि हम हमारे वीडियोस को, हमारी क्लासेस को जितना ज्यादा अच्छा हो सकता है उतना अच्छा आपके लिए बनाएं, ठीक है। तो मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी अगले चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन।